तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है भारत की बहुभाषिकता और एक संपर्क भाषा की आवश्यकता। हमारा देश जो है ये बहुभाषी है, यानी बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं या अनार्य भाषाएं हैं, आप नाम जानते होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ कि गुजराती, हिंदी, मराठी, उड़िया, असमिया, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, तो उर्दू, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, इन सभी का प्रयोग हमारे देश में होता है। और तो लोग बोलियों का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार हम लोग बहुभाषी हैं। किसी एक भाषा से हमारा काम अगर पूरे देश के संदर्भ में देखें तो चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ये विचारणीय विषय है। कि आप लोग कॉलेज में एक भाषा बोलते हैं, घर पर दूसरी भाषा बोलते हैं, दोस्तों के साथ किसी अन्य भाषा में संवाद करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य भाषाओं में हम बोलते हैं या बोलियों में बोलते हैं, किंतु लिखने पढ़ने का जो काम है वह मातृभाषा के संदर्भ में देखें तो वो गुजराती या राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी जो है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हमारा देश एक ऐसा बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के भाषा रूपी जो फूल हैं वो खिले हुए हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है? स्कूल में भी अगर छोटे बच्चे जाते हैं ना, तो कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ के छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो गुजराती बोलते हैं। गांव के बच्चे तो शायद गुजराती भी नहीं बोल पाते होंगे, जो बोलियां हैं उन बोलियों का प्रयोग करते होंगे। और फिर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ उन्हें गुजराती में पढ़ाया जाता है। अगर अंग्रेजी माध्यम की स्कूल हो तो वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो जो बच्चे हैं उन्हें एडजस्टमेंट करना, समायोजन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जब वो बच्चा घर पर जाता है तो हमारे यहाँ की बात करें तो घर पर गुजराती बोली जाती है, अधिकतर बोलियां बोली जाती है। कोई अन्य राज्य के आए हों तो वे लोग मराठी या अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चा जो है वह भी धीरे धीरे उसमें कुशलता प्राप्त करने की कोशिश करता है और एक से अधिक भाषाओं के प्रति एक सम्मान की जो भावना है वह उसके मन में भी उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और बोलियों की संख्या तो न जाने कितनी है। तो ये बहुभाषी प्रदेश कहलाएगा। जिस देश में सिर्फ कोई एक ही भाषा बोली जाती है तो वो बहुभाषी नहीं होगा, एक भाषी कहलाएगा। लेकिन
हमारे देश की स्थिति जो है वो अलग है। भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब अलग है। और जब एक ही देश में जब इसी प्रकार की अलग अलग भाषाएं जब बोली जाती है, तो कभी कभी जब हम अपने घर से बाहर, राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में जाते हैं, उसका हेतु कोई भी हो, चाहे वो प्रवास का हो, चाहे अध्ययन का हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो समाज सेवा का हो, चाहे धार्मिक प्रचार प्रसार का हो, तो दूसरे राज्य में जब हम जाएंगे तो हमें वहाँ उस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जो हम भी जानते हैं और वे लोग भी जानते हैं। अगर हम गुजराती जानते हैं और गुजराती में आप वहाँ बोलेंगे, तो सामने जो समुदाय है, लोग हैं, वो गुजराती को तो समझ नहीं पाते, तो क्या करें। अब मानो उनकी भाषा उड़िया है, तो उड़िया हमारे समझ में नहीं आती, तो फिर तो उस समय पर हमें किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जिसे हम भी जानते हैं, समझते हैं, और सामने जो लोग हैं या जिससे हमें बातचीत करनी हो, संवाद करना हो, वह भी समझ सके। तो ऐसी किसी भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। ये जो भाषा है, ये दो अलग अलग भाषा भाषी व्यक्तियों के बीच में पुल का काम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। हम हर रोज जाते हैं रास्ते से, न जाने कितने पुलों से हम गुजरते हैं, लेकिन पुलों का महत्व हमें पता नहीं होता। पुल का महत्व तब पता होगा हमें जब वो टूट जाएगा। वो टूट जाएगा तब जो पुल दो किनारों को जोड़ता था, वही नहीं रहेगा। तो जिस किसी भी देश में एक से अधिक भाषाएं होती हैं, वहाँ एक ऐसी भाषा अवश्य होगी जिसे उस देश के अधिकतर लोग, अधिकतर जो जनता है, वह हो, टूटी फूटी बोल भी सकती हो, तो उसके द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो पाएगा। तो इसके लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। कॉन्टेक्ट लैंग्वेज अथवा इंटरलिंक लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। तो कुछ विद्वानों ने इसकी जो परिभाषा है वो दी है कि संपर्क भाषा हम किसे कहें। तो परस्पर अबोधगम्य भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो राज्य, कोई राज्य और केंद्र तथा दो देश संपर्क स्थापित कर पाते हैं, तो उस भाषा विशेष को संपर्क भाषा या संपर्क साधक भाषा, कॉन्टेक्ट लैंग्वेज अथवा इंटरलिंक लैंग्वेज कहा जा सकता है। इसमें जो बात बताई गई कि दो व्यक्ति अलग अलग भाषा भाषी हों या दो राज्य जिनमें अलग अलग भाषाएं हों, अथवा एक राज्य जब केंद्र सरकार के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। मान लीजिए कि गुजरात
में हम रहते हैं और गुजरात राज्य के नेताओं को, अधिकारियों को केंद्र सरकार के साथ संपर्क करना हो तो उसके लिए जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, अथवा दो अलग अलग देश, मान लीजिए हमारा भारत देश और अमेरिका के साथ अगर हमें संपर्क करना हो तो वहाँ अंग्रेजी का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो वहाँ पर अंग्रेजी जो है वो संपर्क भाषा कहलाएगी। लेकिन हमारे देश में मान लीजिए कि गुजरात सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार करती है तो वह हिंदी में अगर हो तो वह हिंदी संपर्क भाषा है। वैसे पत्र लेखन की भाषा तो राजभाषा भी कहलाती है, और अंग्रेजी में भी होता है तो अंग्रेजी भी संपर्क भाषा है। तो संपर्क भाषा जो है वो मातृभाषा से अलग होती है, अन्य भाषा के रूप में उसे देखा जाता है। संपर्क भाषा भी एक भाषा ही होती है, और इस भाषा का जो उपयोग है वह अलग अलग भाषा भाषियों के बीच संपर्क स्थापित करना है। मान लीजिए कि आप लोग दिल्ली जाए घूमने के लिए, तो वहाँ आप गुजराती में अगर किसी से पूछेंगे तो वे लोग नहीं समझेंगे। तो दिल्ली में जाकर आपको हिंदी या अंग्रेजी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी का प्रयोग करेंगे तो वे हमें उत्तर देंगे, कारण कि दिल्ली वालों को हिंदी आती है, ये हिंदी भाषी प्रदेश है, और हम गुजरात में रहते हैं अहिंदी भाषी प्रदेश से, फिर हिंदी को जानते हैं, समझते हैं। तो अगर हम टूटी फूटी हिंदी में भी उनसे कुछ पूछेंगे तो वे उसका उत्तर जरूर देंगे। लेकिन अगर गुजराती में अगर हम पूछेंगे, या आप साउथ में जाएंगे और वहाँ गुजराती में किसी से पूछेंगे तो उससे हिलाकर मना करेंगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी भाषा हमें हमारी समझ में नहीं पड़ती। तो फिर हमें हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा। दक्षिण में हिंदी का प्रयोग वैसे इतना अधिक नहीं है, फिर भी आज के संदर्भ में देखें तो लोग समझते हैं। तो अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो वे भी उसका उत्तर दे पाएंगे। तो ये विचारों का जो आदान प्रदान है, जिस देश की जनता जिस भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। मैंने शुरुआत में कहा ना कि जिन देशों में ये अधिक भाषाएं न हो तो वहाँ संपर्क भाषा का प्रश्न ही नहीं होता। मान लीजिए कि हमारे देश में एक ही भाषा होती हिंदी, तो संपर्क भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ तो हिंदी भाषी प्रदेश और की भाषा जो है वो हिंदी है, उनकी बोलियाँ हैं, उपबोलियाँ हैं, और बाकी जो राज्य हैं उनकी जो भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो संपूर्ण देश को अगर एक सूत्रता में बांधना हो तो उसके लिए भी एक भाषा की जरूरत पड़ती है। और उस दृष्टि से देखें तो हमारे देश में हिंदी जो है वो संपर्क भाषा है। दूसरी संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी ही है, लेकिन उसे समझने वाले बहुत कम लोग हमारे यहाँ हैं। तो हमारा देश जो है वो बहुभाषिक संस्कृति वाला देश है, और इसीलिए इसके कारण हमें संपर्क भाषा की जरूरत पड़ती है, जो अलग अलग भाषाओं के बीच संपर्क सेतु पुल का काम करे। और संपर्क भाषा वही भाषा बन सकती है जो व्यापक स्तर पर देश में प्रचलित है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते हों, बोलते हैं। तो ऐसी भाषा अगर हम खोजें हमारे देश में तो वह एकमात्र हिंदी है। इस रूप में अगर हम कहें तो हमारा जो देश है वह बहुभाषा भाषी देश है।
सोवियत संघ जो है, रसिया जो है, जहाँ लगभग 65 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु वहाँ संपर्क भाषा के रूप में रूसी यानी रशियन भाषा है। तो बहुभाषा भाषी देश में संपर्क भाषा का अधिक महत्व रहता है। संपर्क भाषा के रूप में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बहुभाषा या भाषी देश में एक से अधिक भाषाओं को संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार में लाया जाए, यानी एक से अधिक संपर्क भाषाएं भी हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेज आए थे तो वे अंग्रेजी छोड़ गए, और यही कारण है कि आज हमारे देश में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है, दूसरी सहभाषा के। हमारा देश एक बहुभाषी देश है, और यहाँ यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीनी, तिब्बती, ये जो भाषा परिवारों के लगभग 1650 से अधिक भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि लगभग करीबन 1455 55 भाषाएं तो ऐसी हैं जिन्हें 10,000 से कम लोग बोलते हैं। हमारे देश में 2001 में जो सेंसस डेटा जो है, यानी जनसंख्या की जो गिनती होती है, गुजराती में वस्ती गणतरी, तो उसके अनुसार हिंदी और उसकी बोलियों को मिलाकर कुल बोलने वालों की संख्या 42 करोड़ 20 लाख 48,642 बताई गई थी, और अन्य 49 बोलियों का उल्लेख किया गया था। ये 2001 के समय की बात है। आज अगर हम देखें तो हमारे देश में संविधान प्राप्त अमान्य जो भाषाएं है, संविधान प्राप्त का मतलब संविधान यानी बंधारण, गुजराती कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, कि हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगला, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, बोडो, संथाली, सिंधी, मैथिली, डोगरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और हमारे देश में 100 से भी अधिक ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो हमारे देश के इस बहुसंख्यक भाषाई परिदृश्य को देखें तो जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टि से जब विचार किया जाता है तो पता चलता है कि हिंदी जो है वो केंद्रीय महत्व की भाषा है हमारे देश में, क्योंकि यह हमारे देश के सबसे बड़े भूभाग की भाषा है। अगर हिंदी भाषी बेल्ट, हिंदी भाषी राज्य आप देखें, एक ही भाषा बोलने वाले या उसकी बोलियां बोलने वाले, तो वह प्रदेश जो है वह हमारे देश में सबसे बड़ा है, और बाकी जो राज्य हैं उसकी अपनी अलग अलग भाषा है। तो हिंदी भाषी जो प्रदेश है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड और दिल्ली की ये हिंदी जो है वो प्रधान भाषा है। और अन्य प्रदेशों की गौण भाषा के रूप में ये प्रयुक्त होती है। हिंदी के बोलने वालों की संख्या हमारे देश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या वस्ती के लगभग 42% 42% के आसपास, प्रतिशत टका। और यही कारण है कि देश की भाषाओं में कभी कभी भाषाओं को लेकर कोई विवाद होता है, उस समय पर भी एक प्रतिनिधि भाषा के रूप में तो हिंदी का ही नाम लिया जाता है। और इस प्रकार हम देखें तो हिंदी का जो महत्व है वह हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हमारे संविधान में, बंधारण में उसे राजभाषा कहा गया है। और ये हमारे देश की संपर्क भाषा भी है। हमारे संविधान में इसे संपर्क भाषा नहीं कहा गया, संविधान में इसे राजभाषा कहा गया, राष्ट्रभाषा भी नहीं कहा गया। लेकिन देश की जो राष्ट्रभाषा होती है, देश की अधिकतर जनता जिसे बोलती है, समझती है, वही संपर्क भाषा बन सकती है, संपर्क भाषा का स्थान ग्रहण कर सकती है। और इस कारण निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि वाणिज्य, जनसंचार और राजनीतिक, धार्मिक, पर्यटन आदि की दृष्टि से भी हिंदी ने संपर्क भाषा का पद बहुत सुंदर रूप से पा लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो हिंदी का महत्व उसके नाम से ही सिद्ध है। हिंदी को छोड़कर बाकी जो भाषाएं हैं वह हमारे देश की, वह क्षेत्रीय जो राज्य हैं उनके नामों से ही पहचाने जाते हैं। जैसे पंजाबी तो पंजाब की भाषा, मराठी तो महाराष्ट्र की भाषा, बंगाली तो बंगाल की भाषा, असमिया तो असम की भाषा, गुजराती तो गुजरात की भाषा, तमिल तो तमिलनाडु की भाषा। किंतु हिंदी हिंद की या हिंदुस्तान की भाषा कहीं नहीं। तो यह बहुत बड़ा फर्क है। और बहुभाषिकता की दृष्टि से अगर देखें तो हमारा देश शायद विश्व भर में सबसे अधिक विविधताओं वाला देश है। हमारे यहाँ हजारों मातृभाषाएं हजारों सालों से बोले जाते रहे। अलग अलग भाषा भाषियों के बीच परस्पर संवाद के लिए अलग अलग स्तरों पर कोई ना कोई भाषा संपर्क भाषा की जिम्मेवारी निभाती आई है। ये हमारा विशाल जो आर्यावर्त है, ये जिस धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की हमारे देश के बारे में जो चर्चा की जाती है, उसका आधार अगर आप देखेंगे तो उसका आधार भी संभवतः ऐसी संपर्क भाषा रही होगी जिसके माध्यम से देश भर में पर्यटन, तीर्थाटन और व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग जो हैं वो परस्पर विचार विनिमय करते रहे होंगे, विचारों का आदान प्रदान करते रहे होंगे। पहले संस्कृत भी अगर लौकिक संस्कृत की हम बात करें तो वह भी उसके जमाने में, तत्कालीन युग में लोगों की भाषा थी। तो वहाँ से लेकर आज तक
ये जो भाषाएं विकसित होती आई हैं और आधुनिक युग में हिंदी अपने सहज सरल रूप में संपर्क भाषा के संपर्क भाषा की भूमिका निभा रही है। तो भाषा संपर्क और संपर्क भाषा की यह जो प्रक्रिया है बहुभाषी समाज में हजारों वर्षों से बहुत ही सहज रूप से चलते आ रहे हैं। जब जब कोई जन जागरण आंदोलन हुआ या कोई धार्मिक सामाजिक राजनीतिक लोकनायक ने संपूर्ण देश को एक साथ संबोधित करना चाहा, तब तब उन आंदोलनों और लोकनायकों ने उस समय की जो संपर्क भाषा थी उस संपर्क भाषा को अपनाया था। और यही कारण है कि आप 10वीं से 20वीं शताब्दी के दरमियान अगर हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ उसमें हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता थे गांधी और दूसरे उन्होंने हिंदी लोगों का जनसंपर्क करने के लिए व्यापक जनसंपर्क करने के लिए हिंदी को ही एक समर्थ भाषा के रूप में पाया था और स्वीकारा था। कारण कि हमारा देश बहुभाषी, तो उस संपूर्ण देश को एक भाषा के सूत्र में बांधना ये गांधी जी के लिए भी समस्या रही होगी। लेकिन उन्होंने उस समय पर देखा कि हमारे देश में उस समय पर भी हिंदी फैली हुई थी पूरे देश में। तो यही कारण है कि हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा दी थी। और मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि जो भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है वही भाषा संपर्क भाषा का स्थान भी ग्रहण कर सकती है। तो हमें जो आज़ादी मिली उस समय अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पत्र और बहुत सारी पत्रिकाएं उस समय प्रकाशित की जाती थी और उसकी भाषा हिंदी थी। और इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ग्रामीण जनता तक संदेश जाते थे और इस प्रकार आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों को तैयार किया गया था। और जिसके परिणाम स्वरूप हमें 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। तो हमें जो ये आज़ादी प्राप्त हुई इसमें हिंदी के पत्र और हिंदी की पत्रिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसे हम भूल नहीं सकते। जो समाज बहुभाषिक होता है उसमें किसी भी भाषा का संप्रेषण कम्युनिकेशन हर जगह एक जैसा नहीं होता। हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं कि बार गावे बोली बदलाए, तो बोलियां भी बदलती रहती। धर्मपुर में जो बोली बोली जाती है वो कपराड़ा में अलग होती है, कपराड़ा में जो बोली जाती है उससे अलग सुथारपाड़ा में होती है, वांसदा में होती है, आहवा में होती है। तो ये बोलियों के रूप अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होते। तो भाषा में भी यही स्थिति है। किंतु जब कोई एक भाषा एक क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र के संपर्क में आती है तो उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। फिर भी भारतीय भाषाओं के दो मुख्य परिवारों भाषा परिवार जो अनेक रूप से उत्तर और दक्षिण में प्रचलित हैं। तो भाषा संपर्क की दृष्टि से उसमें बहुत अधिक लेन देन होता है। और एक दो वर्ग है हमारे देश की तरफ देखें, अगर हमारे देश में हम देखें तो ये दोनों हैं
संस्कृत से आए संस्कृत शब्द का प्रतिशत बढ़ा है, और इन शब्दावलियों का प्रयोग भी हम करते हैं। ये हमारे देश में अगर ये दो वर्ग है, वह एक आर्य और दूसरा जो है द्रविड़। हमारे देश में सबसे अधिक भाषाएं आर्य भाषाएं हैं, और 4 भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। चल रहा है, करें कैसे है। विद्यार्थी का माइक चालू है, उसे बंद करें। तो समान श्रुतीय शब्दावलियों की बात मैं कर रहा था। तो ये समान श्रुतीय या एक ही जाति की जो भाषाएं हैं, उसे अगर आप देखेंगे तो उसमें उसकी जो वर्णमाला है उसमें भी लगभग समानता है। तमिल जैसी सबसे छोटी वर्णमाला में भी हिंदी की भांति स्वर और व्यंजन समान क्रम में है। और जो व्यंजनों को कच टट प ये जो वर्ग है, ये 5 वर्ग कहे जाते हैं। क ख ग घ अंग, ये क वर्ग। च छ ज झ ज्ञ, ये च वर्ग। ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग। त थ द ध न, ये त वर्ग। और प फ ब भ म, ये प वर्ग कहलाता है। तो क च ट ट प, ये 5 वर्ग हैं हिंदी के भी, गुजराती के भी। और तमिल में भी जो व्यंजन है वो इसी प्रकार के वर्गों में रखा गया है। तो ये समानता जो है वो आप देखिए। और जो शब्दावली है और वर्णमाला की ये जो समानता है, इसके कारण लंबे समय से एक संपर्क लिपि या राष्ट्र लिपि की भी आवश्यकता लोग अनुभव कर रहे थे। और जिसके कारण जो सभी भारतीय भाषाओं को अपनी जगह पर सुरक्षित रखते हुए हिंदी उनके बीच संवाद के लिए एक संपर्क भाषा का काम करते हैं, उसी प्रकार इन भाषाओं की अपनी लिपियों को भी सुरक्षित रखते हुए यदि यदि संपर्क की सुविधा को ध्यान में रखकर देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लिया जाए, तो अखिल भारतीय भाषिक संपर्क में अधिक घनिष्ठता आ सकती है। ये बात आपकी समझ में नहीं आए कि आज अगर आप देखें तो हिंदी की जो लिपि है वो अलग है, गुजराती की लिपि हिंदी से मिलते जुलते हैं कहते से, मराठी के देवनागरी ही है। लेकिन बाकी अन्य जो भाषाएं हैं उसके लिपियां अलग हैं। तो संपर्क भाषा तो हिंदी है हमारे पूरे देश की, लेकिन संपर्क लिपि भी अगर एक ही हो देवनागरी, यानी कि हिंदी की तरह ही गुजराती, उड़िया, असमिया, बिहारी, बंगाली, पंजाबी आदि जो भाषाएं जो है जिनकी लिपियां अलग हैं, अब वह भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाए, यानी कि हमारे देश की सभी भाषाओं की लिपियों के रूप में सिर्फ देवनागरी को स्वीकार कर लिया जाए, तो भाषा का संपर्क करने में अधिक घनिष्ठता आएगी और सरलता भी होगी। कारण कि हम गुजराती लिपि को जानते हैं, हम देवनागरी को जानते हैं, हम रोमन यानी अंग्रेजी को जानते हैं। अब बाकी जो लिपियां वो हमें नहीं आती,
लेकिन अगर उन लिपि उनके लिए अगर हिंदी देवनागरी का ही प्रयोग किया जाए तो उसे पढ़ने में, उसे समझने में हमें भी हमारे लिए भी वह सरल बन जाए। ये जो बात है, तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी केंद्र सरकार के कानूनी प्रावधानों के परिणाम स्वरूप भी विकसित होती रही। हमारे देश के संविधान में, बंधारण में राजभाषा हिंदी संबंधी व्यवस्था की गई है। मैंने शुरुआत में कहा ना कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था, और साथ में 1965 तक अंग्रेजी को भी रखा गया था। और ऐसा प्रावधान करने वाले थे कि 1965 के बाद सिर्फ हिंदी ही एकमात्र राजभाषा रहे, लेकिन उस समय दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर कुछ विरोध हुआ और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को भी आज तक राजभाषा, सह राजभाषा के रूप में स्थान दे दिया गया। तो हिंदी को राजभाषा जो कहा गया वह हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया था, व्यवस्था की गई थी। किंतु हिंदी को हमारे संविधान में, बंधारण में संपर्क भाषा के रूप में कि हिंदी संपर्क भाषा है, ऐसा कोई प्रत्यक्ष उल्लेख आपको संविधान में नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे संविधान में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित जिस लक्ष्य या लक्ष्य जिस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, उसमें एक ऐसी हिंदी भाषा के विकास पर बल दिया गया है, जोर दिया गया है, जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं और संस्कृत के शब्दावली, शैली और उनके रूप जो हैं वह समाविष्ट हों या समाये जा सकें। और इसके परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा की सामासिक संस्कृति, हिंदी भाषा जो है वह हमारी संस्कृति की वाहक है, और ये संस्कृति की वाहक के लिए जो तत्व चाहिए वो सारे तत्व अभिव्यक्ति के वह हमारी हिंदी में है। इसलिए इस प्रकार ये अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकती है। इसके लिए हिंदी भाषा की प्रकृति यानी स्वभाव, जिस प्रकार हमारा स्वभाव होता है उसी प्रकार भाषाओं का भी स्वभाव होता है, उसकी बात नहीं है। तो हिंदी की जो प्रकृति है उसमें हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली, पदों का आत्मसात किया जाए, और जहाँ जरूरी हो वहाँ हिंदी के शब्द भंडार के लिए मुख्य रूप से संस्कृत से और गौण रूप से अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए संघ हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करें, ऐसा प्रावधान किया। इसका मतलब यह है कि हिंदी को राजभाषा का जो स्थान दिया गया, तो साथ में ये अपेक्षाएं भी की गई कि हिंदी भाषा अपने प्रयोग के लिए संस्कृत के शब्दों का भी उपयोग करें, और हमारे देश में जो अलग अलग राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं के भी शब्दों को ग्रहण करें, ताकि हिंदी जो है वो समृद्ध हो सके। आज अगर आप हम लोग जो हिंदी बोलते हैं उसमें सारे शब्द हिंदी के नहीं होते, संस्कृत के तत्सम शब्द जो है बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कृष्ण शब्द है तो ये मूल रूप से जो हिंदी में कान्हा हो गया, तद्भव के रूप में। हस्त शब्द है तो वह संस्कृत है, जो तद्भव रूप में हाथ हो गया। शादियों में हम बोलते हैं हस्त मेड़ा,
तो उसमें हस्त शब्द जो है वो संस्कृत है। गरबा शब्द है जो हमारे गुजरात का है, जो हर जगह पर प्रयुक्त होता है, तो ये गुजराती शब्द है। लेकिन इस शब्द को हिंदी ने भी स्वीकार कर लिया है। तो इसी प्रकार हिंदी जो है उसने संस्कृत के शब्द, गुजराती, मराठी, अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं, उनके कुछ शब्दों को इन्होंने ग्रहण किया। और इससे भी आगे जाएं तो विदेशी जो शब्द हैं, अंग्रेजी, जापानी, फ्रांसीसी, पोर्टुगीज, अरबी फारसी शब्द, उसका स्वीकार भी हिंदी ने कर लिया। जैसे कि आज कंप्यूटर शब्द है, तो कंप्यूटर शब्द का पारिभाषिक शब्द तो संगणक होता है, गिनती करने वाला। लेकिन गुजराती में भी हम कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर शब्द बोलते हैं, हिंदी में भी इसे यही शब्द बोलते हैं। तो ये अंग्रेजी शब्द हिंदी ने भी स्वीकार कर लिया, हमने भी, गुजराती ने भी स्वीकार किया। मोबाइल शब्द है, मोबाइल का मतलब गुजराती में हालतू चालतू फरतू। तो ये मोबाइल अंग्रेजी शब्द है जिसका हम गुजराती में भी हम प्रयोग आसानी से अनपढ़ भी करते हैं, और हिंदी शब्द कहते हैं। तो कोई भी भाषा हो वो अन्य भाषाओं के शब्दों को लेती है, जिससे कि उसकी शब्द की जो संपत्ति है, संपदा जो है, वह विस्तृत हो। और ये जरूरी है, किसी भी भाषा के लिए जरूरी है। तो हिंदी ने भी ऐसे बहुत सारे शब्दों को स्वीकारा। हिंदी की जो प्रकृति है, हिंदी ने, जैसे कि मैंने कहा कि अभी अंग्रेजी शब्द भी स्वीकार, तो जो गेंद शब्द जो है, बॉल जिसे आप कहते हैं, बॉल, तो इसमें आप बॉ बोलेंगे तो वो अंग्रेजी ओ जो है, जिस प्रकार ऑफिस में ओ का जो उच्चारण होता है, वही बॉल में होता है। अगर बॉल को आप बोल कहेंगे तो बॉल का मतलब गुजराती में तो बोलना भी होता है, लेकिन बॉल ऐसा बोलेंगे ओ, तो ये एक अलग उच्चारण होगा। तो ये अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं, अंग्रेजी में उसका जिस प्रकार से उच्चारण होता है वैसा हम हिंदी में करते हैं। और हिंदी की अपनी भी प्रकृति है। हिंदी भाषी विद्वानों या लोगों को या विद्वानों के व्याख्यान अगर आप सुनेंगे तो शुरुआत में आपको पता ही नहीं चलेगा वो जिस लय से, जिस ढंग से वो बोलेंगे। स्टेशन को वे बोलेंगे कि स्टेशन। स्नान शब्द, अगर आप किसी हिंदी भाषी प्रदेश में गए तो वो कहेंगे कि आप स्नान कर लीजिए। तो हम समझ नहीं पाए स्नान का मतलब क्या है, तो वो स्नान नहीं बोलेंगे, स्नान बोलेंगे, आगे लगाएंगे। हम लोग गुजराती भाषी जो है, जब हिंदी बोलते हैं कि प्रश्न होते हैं ना कि होरी का चरित्र चित्रण स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी भाषी जब बोलेंगे तो स्पष्ट कीजिए नहीं, अस्पष्ट कीजिए, ऐसा बोलेंगे। तो अगर हम लोग गुजराती हैं, तो अगर हम हिंदी के प्रकृति, भाषा की प्रकृति को नहीं जानते, तो हम गड़मथल में पड़ जाएंगे कि इसे स्पष्ट करना है कि अस्पष्ट करना है। तो वे लोग जब अस्पष्ट कीजिए ऐसा कहेंगे, इसका मतलब होता है कि स्पष्ट कीजिए। स्थिति शब्द है तो वे बोलेंगे स्थिति, आगे ये लगाएंगे। तो इस रूप में ये बोलते हैं। तो ये हिंदी भाषा की अपनी प्रकृति है। तो उसे अगर जानना है तो उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा। लेकिन मैं बात जो कर रहा था वो हिंदी शब्द भंडार की, हिंदी की शैली की बात करने लगे हैं। तो ये जो प्रावधान है वो हम किए गए थे कि हिंदी को सक्षम होने के लिए ये सब कुछ करना होगा। अगर
ये नहीं करेंगे तो कोई भी भाषा जो है वो समृद्ध नहीं कर पाएगी। और इसीलिए हर एक भाषा को अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकारना पड़ता है। और इसलिए किसी भी भाषा को के पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी आपको मिल जाए। अरबी अरबी फारसी बहुत सारे शब्द हम बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजी हमारे देश की संपर्क भाषा हो सकती है, लेकिन ये संभव नहीं है कि अंग्रेजी जो है वह विदेशी भाषा है और विदेशी भाषाओं के माध्यम से हमारे देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। राष्ट्रीय एकता, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो सामाजिक संपत्ति है, उसकी अगर सुरक्षा करनी हो तो हमें अपनी जो भाषा है, हमारे अपनी राज्य मातृभाषा या मातृबोली के साथ साथ हमें एक संपर्क भाषा का विकास अवश्य करना होगा। अगर हम ये न कर पाए तो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधना हो तो वह मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए बहुभाषी जो देश है उसके लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता अवश्य रहती है। और इस रूप में अगर हम देखें तो हमारे देश के संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकते हैं, अन्य कोई भी भाषा इस स्थान को ग्रहण नहीं कर सकती। यह भी कहा जाता है कि आज का जो युग है वह भूमंडलीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वह हमारे देश में आ रही है। तो भूमंडलीकरण और बहुराष्ट्रीयकरण के कारण दुनिया के दूसरे देशों में भी, मुल्कों में भी अंग्रेजी का महत्व बढ़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जहाँ 2 दशक पहले उसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर आप अब ध्यान देने की जरूरत यह है कि ऐसे देशों में भी वहाँ के लोगों ने अपनी भाषाओं को योग्य स्थान दिया है और इसलिए वहाँ की भाषाओं को अंग्रेजी से कोई खतरा नहीं है। यानी अंग्रेजी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन देश की जो अपनी जो भाषा है महत्वपूर्ण, तो उसे ही स्थान प्राप्त होना चाहिए। आज अगर हम देखें तो हिंदी आज संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी का स्वरूप सिर्फ भारतीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय रूप भी विकसित हो चुका है। एशिया में ही नहीं, यूरोप और अमेरिका के देशों जैसे मॉरिशस, सुरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाड, केनिया, नैरोबी, ब्रिटिश गायना, दक्षिण अफ्रीका, बर्मा, उसमें भी खास करके टांगो जिला में भी हिंदी समझने वाले लोग हैं। आज उपभोक्ता का युग कहलाता है, उत्तर आधुनिकता का जो युग है ये खास करके ग्राहकों का युग है। प्रयोजनमूलक हिंदी में जब विज्ञापनों की बात होती है तो ग्राहकों की भी बात होती है, उपभोक्ताओं की बात होती है, बाजार की बात होती है। और बाजार के लिए जनसंचार माध्यमों का बहुत बड़ा महत्व है। कारण कि कोई कंपनी जो भी माल का उत्पादन करे उसे जनता के बीच में प्रचारित करना हो तो उसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स आदि का सहारा लेना पड़ेगा। और
यही कारण है कि आज अगर आप टीवी पर देखेंगे तो टीवी पर सबसे अधिक जो विज्ञापन है, विज्ञापन का मतलब जाहिरात, वह आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। जो विज्ञापन अंग्रेजी में है वह भी हिंदी में डब किए जाते हैं ताकि उसे हमारे देश की जनता समझ सके। और इसलिए कहा जाता है कि आने वाले समय में वही भाषाएं जीवित रहेंगी जो बाजार की भाषा होगी, जो ग्राहक के लिए, उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इस कसौटी पर अगर हम देखें तो हिंदी दुनिया के सबसे बड़े बाजार की संपर्क भाषा है, विज्ञापनों की भाषा। मैंने कहा ना कि फिर से मैं पुनरावृत्ति कि आज जो हम विज्ञापन देखते हैं उसमें सबसे अधिक विज्ञापन हिंदी भाषा में होते हैं। विज्ञापन ही नहीं, अलग अलग जो चैनल्स हैं उनके जो धारावाहिक है जो अंग्रेजी में आते हैं उसका डबिंग भी हिंदी में किया जाता है। ज्ञान विज्ञान के जो चैनल हैं उसके कार्यक्रम पहले सिर्फ अंग्रेजी में प्रसारित होते थे, वह अगर आप देखेंगे तो उसका डबिंग हिंदी में और दक्षिण की जो भाषाएं हैं उसमें भी आपको सुनने को मिलेगा। तो बाजार की भाषा के रूप में हिंदी का जो महत्व है वो बहुत बढ़ गया है। और ये जो हिंदी है, इस हिंदी का जो रूप है वह संपर्क भाषा है। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी भाषा का जो भविष्य है वह सुरक्षित है। हिंदी भाषा का महत्व कभी कम होने वाला नहीं है। हमारे देश के अधिकतर जो उद्योगपति हैं वो हिंदी भाषी हैं। हमारे देश में सबसे अधिक समाचार पत्र और जो पत्रिकाएं हैं वो किसी एक ही भाषा में सबसे अधिक प्रकाशित होते हों तो वो सिर्फ हिंदी है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो भारत के विशाल बाजार की हिंदी जो है वो भाषा बन चुकी है। जनसंचार माध्यमों ने हिंदी को अपना लिया है। विज्ञापनों से लेकर अंग्रेजी के प्रसारणों तक व्यापक जनता तक पहुंचाने के लिए हिंदी में डब किया जाता है। तो ये हिंदी का महत्व है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में भी तेजी से परिवर्तन हुए हैं और हमारे देश में कंप्यूटर में हिंदी का जो प्रयोग है वह बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ा है। अब तो कंप्यूटर को निर्देश देने और ब्राउज़र तक की जो सुविधा है वो हिंदी में उपलब्ध है। यानी कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह हिंदी में आ चुका है। गुजराती में भी आप कर सकते हैं। और ब्राउज़र का मतलब आप इंटरनेट का यूज़ करना चाहें, आप गूगल का यूज़ करते होंगे तो उसकी भाषा आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आप गुजराती करेंगे तो गुजराती में उसमें खोज कर सकते हैं, हिंदी करेंगे तो हिंदी में आप उसमें जो भी खोजना है वो खोज सकते हैं। तो गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला आदि जो ब्राउज़र जो है उसमें आप हिंदी में सर्च कर सकते हैं। और विभिन्न विषयों का ज्ञान विज्ञान अब डिजिटल रूप में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। हमारे देश में भी अब कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही विशाल व्यापक स्तर पर शुरू हो चुका है और सरकार भी उसमें प्रोत्साहन दे रही है। और
खास करके हिंदी का प्रयोग आसानी से किया जा सके, और इसके लिए कंप्यूटर में यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग शुरू हो चुका है। तो पहले आज से 10-12 पहले अगर हिंदी का उपयोग कंप्यूटर में करना तो वो थोड़ा कठिन था, लेकिन यूनिकोड जो फंड्स आ गए, इसके परिणाम स्वरूप अब हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं जो है उसका उपयोग कंप्यूटर पर करना बहुत ही सरल हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के लिए अब आसमान दूर दूर तक साफ है। जो भी भाषा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो, या जिसे हम विश्व भाषा के रूप में स्थान दे रहे हो, तो उस भाषा के लिए एक शर्त ये भी होती है कि वह भाषा कंप्यूटर के लिए भी सक्षम हो। जो भाषा कंप्यूटर के लिए सक्षम ना हो उसे विश्व भाषा कहना मुश्किल है, उसका स्थान पाने में दिक्कत आएगी। तो अगर हम आज हम सीना फुला कर कह सकते हैं कि हिंदी जो है इस कसौटी पर भी खरी उतरी है। बहुत सारे वेबसाइट आप देखेंगे, कभी मैं कंप्यूटर के बारे में आपको सिखाऊंगा, उस समय प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा आपको, अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो न जाने कितने वेबसाइट जो हैं वह है, आप हिंदी में सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही नहीं, एक्सेल में भी आप कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना हो तो वह भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर के नाम भी आप हिंदी या गुजराती में रख सकते हैं। तो ये जो विकास हुआ है, ये जो प्रगति हुई है, ये हिंदी की प्रगति है। संपर्क भाषा हिंदी के हिंदी जो है कितने आगे बढ़ रहे हैं। सभी अलग अलग क्षेत्रों की भाषा के रूप में वो उभर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बात मैं कर रहा हूँ उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज अगर हमारे देश की कोई संपर्क भाषा हो या कोई संपर्क भाषा बन सकती है तो वो सिर्फ हिंदी है। हिंदी के सिवा अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं वो संपर्क भाषा का स्थान ग्रहण ही नहीं कर सकती। हिंदी आज़ादी के पहले से हमारे देश की संपर्क भाषा रही है, और आज भी वो संपर्क भाषा का कार्य बहुत ही बखूबी पूर्वक कर रही है। कारण कि एक संपर्क भाषा के लिए जो गुण चाहिए, सभी गुण हमारी हिंदी में मौजूद है। तो आज मेरी बात मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।